आज हम लोग बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 को देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र को आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में आप लोगों ने लोकतंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मेनली हम लोग ये सत्ता की साझेदारी और लोकतंत्र है क्या, इसको हम लोग इस चैप्टर में बेटर तरीके से देखने वाले हैं कि सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र का क्या योगदान है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहले परिचय दिया हुआ है इसमें, तो परिचय में बात करते हैं। क्या बोलता है, पिछले परिचय में हमने लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किया तथा यह जानने की कोशिश की कि वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र का किस प्रकार से विकास हुआ। जब हम लोग लोकतंत्र पढ़ना शुरू किए थे स्टार्टिंग में, तो हम लोग देखे थे कि फ्रांस में, अमेरिका में, रसिया में, इन सब जगहों पे हम लोगों ने देखने का कोशिश किया था 9th क्लास के हिस्ट्री में कि लोकतंत्र का विकास किस तरह से आपका हुआ था। ठीक है, आगे हम क्या बात करेंगे इस चैप्टर में। इस वर्ग के इस अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित होते हैं। सामाजिक विषमता मतलब समझते हो, सामाजिक विषमता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। सामाजिक विषमता कहने का क्या मतलब है, देखोगे तो हमारे यहाँ धर्म, जाति, लिंग इत्यादि, पर्व हो गया, त्योहार हो गया, और भी बहुत सारा तरह का विषमताएं जो है हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। ये किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या लोकतंत्र में किस प्रकार से ये योगदान देते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे क्या बात करता है, जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो बाबू, लोकतंत्र में अभी चुनाव होने वाला है बिहार में आपका, तो आप देखोगे क्या कि अभी आपका जाति के नाम पे बिहार में वोट एकदम बहुत जोर से डाला जाएगा। ठीक है, आगे देखोगे तो आपका लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है। लिंग भेद के आधार पर भी लोकतंत्र का जो व्यवहार है वो परिवर्तित होता है आपका। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में और हम लोग क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी विभिन्न विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के सामंजस्य बैठाकर उसका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। क्या बात करता है, ये बात करता है कि इतनी तरह की विषमताएं हम लोगों को देखने को मिलती है, पर फिर भी इन सब चीजों से हम लोग निपट कैसे सकते हैं। तो इन सब चीजों से हम लोग निपट सकते हैं लोकतंत्र में। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र आपसी में जो हम लोगों के बीच में जो विवाद चलता है, जो हम लोगों के बीच में भिन्नताएं पाई जाती है, उनसे निपटने का एक समाधान निकाल कर देता है। आगे क्या बात करता है, इन्हीं अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे कैसे अलग रूप धारण करती है और सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब यह है आपका कि सामाजिक विभिन्नता कैसे कैसे अलग अलग अपना रूप धारण करती है और सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है। तभी तुरंत बात किए थे हम लोग धर्म देख के भी वोट देते हैं, जाति देख के भी वोट देखते हैं, अपना कोई समाज से है वो खड़ा हुआ है वो देख के वोट देखते हैं, अपना हित है, कोई जान पहचान का है, उसको उस आधार पे भी हम लोग वोट देते हैं। ठीक है, और यह अध्याय के दूसरे पड़ाव पर इस सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट है ये लाइन। सामाजिक विभाजन और भेदभाव में 3 जो असमानताएं हैं उसमें हम लोग मेनली बात करते हैं। पहला है आपका जाति, दूसरा है आपका धर्म, और तीसरा है आपका लिंग आधारित सामाजिक विषमताएं। यानी कहने का मतलब है कि जाति के आधार पर जो हमारे यहाँ असमानताएं पाई जाती है या सामाजिक विषमता पाई जाती है, धर्म के आधार पर हमारे यहाँ जो सामाजिक विषमता पाई जाती है, और लिंग के आधार पर जो हमारे यहाँ सामाजिक विषमता पाई जाती है, इन तीनों में राजनीति किस तरह से, लोकतंत्र को ये तीनों चीजें किस तरह से प्रभावित करती हैं, इन चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। आगे क्या बात करता है, इन 3 पर आधारित विषमताएं कैसी हैं और किस प्रकार राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, इसे हम बारी बारी गौर से करेंगे यानी कि देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। ये द्वंद्ववाद है क्या, वो कुछ नहीं है। लोकतंत्र में एक तरह से बात करोगे तो 2 इसका मतलब हो सकता है, एक विवाद, ठीक है, और इसी विवाद हो गया या फिर असमानताएं हो गई आपकी,
इन सब से हम लोग किस तरह से निकल सकते हैं, निपट सकते हैं, ये सारी विचारधाराएं जो हैं ये लोकतंत्र को और मजबूत बनाती हैं। आपकी विभिन्न विचारों और दृष्टिकोण के बीच सतत प्रक्रिया जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाती हैं, इसी को हम लोग लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं, या इसका एक और मतलब हो सकता है कि विवाद या फिर द्वंद्व जनित। द्वंद्व कहने का मतलब है कि दो व्यू जहां पे आ जाता है आपका, ठीक है। अब लोकतंत्र के में द्वंद्ववाद के तत्व ये उतना जरूरी नहीं है। हमने नवम अध्याय में देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। ये याद रख लीजिएगा आप लोग कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु में होते हैं। ये बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। लोकतंत्र है क्या आपका, आगे बात करता है आपका लोकतंत्र है क्या। तो लोकतंत्र के बारे में आपका बात कर रहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन को चलाया जाता है, ठीक है। इसको लोकतंत्र क्या है, हम लोग अपना जो नेता उता होते हैं उसको चुनते हैं, वही लोग जाके फिर से कानून बनाते हैं, कानून बना के वही लोग हम लोगों के ऊपर शासन चलाते हैं, यही लोकतंत्र है आपका, ठीक है। आगे क्या बात करता है, शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित तथा उसकी इच्छा को सर्वोच्च महत्व देना चाहते हैं। वो जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर जीत के जाएंगे, जीत के जाने के बाद अगर उसका जो लोगों का जो इच्छा है, जो लोग को चाहिए, विकास चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो लोग अगले साल उसको क्या करेंगे, वोट नहीं देंगे। इसीलिए लोकतंत्र में क्या है आपका, हमेशा जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों के हित के बारे में सोचते हैं और इसकी इच्छाओं को बहुत अधिक महत्व देना चाहते हैं। यही कारण है कि शासन में लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है, ठीक है। अब मान लो कि द्वंद्व कैसे शुरू हो गया, दो आदमी है, ठीक है, ये बेचारा एक आदमी है, अब दोनों का अपना अपना इच्छा होगा, इसका भी अपना इच्छा होगा, इसका भी अपना इच्छा होगा। अब एक आदमी का इच्छा का तुम जैसे पूर्ति करोगे, ये बेचारा नाराज हो जाएगा। इसी कारण से आपका क्या है, यहाँ पे द्वंद्व देखने को मिलता है, ठीक है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम निम्नलिखित कुछ घटनाओं पर गौर करेंगे। अब इसको समझने के लिए हम लोगों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या, 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी, जो कि 2001 में बढ़कर 57% से ऊपर हो गई। ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपका कहना चाह रहा है हम लोगों को कि 1961 में जो मुंबई में था वहाँ पे मराठियों का संख्या बहुत कम था, आपका 34% के आसपास था, मगर 2001 में बढ़कर 57% हो गया। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है बाबू कि या तो यहाँ पे मराठी बोलने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, नहीं तो फिर जो लोग अदर लैंग्वेज बोला करते होंगे उनको मराठी लैंग्वेज सीखना पड़ा होगा या सिखाया गया होगा। यह सही है कि दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के विकास के कारण दक्षिण भारतीयों में मुंबई आने वाली तादाद काफ़ी कम हो गई है। यही क्या बोले आपको हम कि इसका दो ही रीजन हो सकता है, या तो वहाँ पे जनसंख्या बहुत बढ़ गई होगी, नहीं तो फिर बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई होगी। इसी प्रकार गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा आदि में विकसित होने के कारण गुजराती प्रवासियों की संख्या भी मुंबई में कम है। गुजरात में भी क्या है आपका, जैसे बिहार का बात करते हैं हम लोग, बिहार से आप लोग बाहर क्यों जाते हो, बिहार से बाहर आप लोग इसलिए जाते हो क्योंकि बिहार में आपको रोजगार देखने को नहीं मिलता है। शहर के नाम पे गिना चुना शहर है, एगो पटना हो गया, दूसरा देखोगे तो गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, और देखोगे तो आपका भागलपुर हो गया। अभी धीरे धीरे डेवलप्ड आपका देखोगे तो दरभंगा डेवलप्ड कर रहा है, बेगूसराय हो गया। इसके अलावा कहाँ आपको कोई शहर ज़्यादा खास देखने को मिलता है। तो ये शहर भी इतना बड़ा शहर नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार वगैरह मिल सके। इसी का पटना का बात करोगे तो एक महानगर के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मगर बिहार की जनसंख्या आपका लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को काम भी चाहिए, तो काम के लिए वो लोग क्या है आपके बहुत जगह पे बाहर जाते होते रहते हैं। आगे बात करते हैं आपका, अब काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषी हैं, क्योंकि आप जानोगे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, इन सब जगहों से लोग ज़्यादातर क्या करते हैं आपका
मुंबई हो गया, कर्नाटक हो गया, अहमदाबाद, गुजरात हो गया, इन सब जगहों पे काम की खोज में जाते हैं। लेकिन वे मीरा, भाथवेर, थाने, कल्याण और नवी मुंबई जैसे उपनगर में हैं। यानी मुंबई में तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे रहना भी बहुत महंगा है बाबू, वहाँ इतना आसानी से रहा भी नहीं जा सकता है। तो लोग क्या करते हैं, आपके लोग जो मुंबई के आसपास वाले एरिया हैं वहाँ पे रहना शुरू कर देते ताकि उनका खर्चा वगैरह कम में चल सके। ठीक है, आगे क्या बात करता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक अध्ययन में पाया कि लगभग 49% से अधिक प्रवासी लोग उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। अब देखो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की स्थापना कब हुई थी। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की स्थापना बाबू 1936 में हुई थी और ये इसका जो अथी है मुंबई में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका, आगे क्या बोल रहा है आपका, दूसरी ओर अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले सफेदपोश कार्यों में मराठियों का वर्चस्व है, जो गरीब भैया, यानी अभी हम लोग बात किए थे कि उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जैसे कि बिहार और यूपी के लोग होते हैं, ये दूर दूर रहते हैं। जबकि आपका देखोगे, बात करोगे तो जो आपके लोग हैं, जो कि पैसे वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर वहाँ के मराठी वाले लोग हैं और वहाँ पे ज़्यादातर मराठी लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ के लोकल हैं। तो वहाँ पे उनके पास पैसा वैसा भी, संसाधन भी आपको पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होता है। यहाँ से लोग काम करने के लिए जाते हैं, छोटा छोटा काम करने के लिए जाते हैं, जिसके कारण उन लोगों का क्या है, छोटा छोटा रोजगार करके अपना जीवन यापन करना, ये सब सस्ती सुविधाएं जहाँ पे ये उपलब्ध हो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आगे क्या बात करता है, लोगों को दूर दूर आते हैं रहते हैं, जबकि गरीब भैया उत्तर भारतीय लोग मुंबई में छोटे रोजगार के जरिए अपना जीवन यापन तो करते हैं, वे वहाँ के मूल निवासियों को अलग अलग तरीकों से अपनी सस्ती सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। क्या करता है, यहाँ से गया, क्या करता है, वहाँ जाके मजदूरी करता है, वहाँ जाके क्या करेगा, ऑटो चलाएगा, वहाँ जाके क्या करेगा, तो वेटर का काम करेगा, वहाँ जाके क्या करेगा, तो किसी का घर का रखवाली करेगा। तो वहाँ के लोकल लोगों के पास संसाधन इतना ज़्यादा है, पैसा इतना ज़्यादा है कि वो लोग ये काम करेंगे तो उनका जो पैसा और कमाने का और जो संसाधन है उससे वो लोग वंचित रह जाएंगे, इसीलिए वो लोग सस्ते लेबर को खोजते हैं। ठीक है, सस्ता लेबर यहाँ यूपी बिहार इन सब जगहों से जो लोग जाते हैं, वो लोग आपके वहाँ पे उन लोगों को सस्ती तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हैं। ठीक है, यदि भारत सभी भारतीयों का देश है तो मुंबई सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। मुंबई में भारत सरकार की कई सार्वजनिक उपक्रम है जिसमें जनता द्वारा कमाई के पैसा लगाया गया। जैसे देखोगे तो बहुत सारा चीज़ है, टाटा का बहुत सारा हॉस्पिटल्स मुंबई में देखने को मिलता है। वो लोग पैसा कहाँ से ला रहे हैं, हम ही लोग से कमा के पैसा ला रहे हैं। और क्या, उत्तर प्रदेश जैसे, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में बैंक में लोगों में जितनी राशि जमा की है उसका 1/4 हिस्सा ही वहाँ ऋण के रूप में दिया जाता है। और यही वजह है कि मुंबई आज भारत की वित्तीय राजधानी है। ये आपको एकदम याद रखना है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, तो भारत की वित्तीय राजधानी आपकी मुंबई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम लोगों के पास यहाँ पे पैसा आएगा, हम लोग कहेंगे बैंक में जमा कर दो। अब बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, पैसा आया 2,000, इसको कहेगा अच्छा इसको 4,000 कैसे करना है, इसको 4,000 करने के लिए 2,000 और किसी से लोन उठा लेगा, लोन उठा के 4,000 पे काम करेगा, बिजनेस करेगा, लोन लेगा, ये सारा काम करेगा और इस 4,000 से 5,000 6,000 पैसा वैसा कमाएगा। ये बस एग्जाम्पल था। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में राजनेताओं में तुष्टिकरण राजनीति अपेक्षा मराठी मानुष की भावना भड़काकर उत्तर, कुछ समय पहले बाबू ये देखा गया था कि महाराष्ट्र में, ठीक है अभी थोड़ा दिन पहले का भी बात है, कि मराठी बोलने वाले जो लोग थे उनके द्वारा बिहारियों को, या फिर मेनली बिहारी नहीं, हिंदी बोलने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया था। ठीक है, जो कि गलत था। ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी मगर हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये चीज़ें वहाँ पे महाराष्ट्र में हुई थी। इसके अलावा आपको काम के लायक यहाँ पे और कुछ है नहीं। इसी प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की गई थी। उत्तर पूर्व असम राज्य में बिहारियों की हत्या की गई थी। यहाँ ध्यान देने की बात है कि हिंसा कृत्यों में शिकार होने वाले
पहचान केवल क्षेत्र विशेष था, ना कि जाति, धर्म और संप्रदाय। यानी क्षेत्रीय आधार पे भी हमारे यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है, क्षेत्रीय आधार पे भी हमारे यहाँ असमानताएं आपको देखने को मिलती है। यानी कि चिन्हित किया गया था कि वहां पे कौन, ऐसा थोड़ी कि महाराष्ट्र में देख के मारा गया था, अच्छा तुम हिंदू हो तुमको नहीं मारेंगे, तुम मुस्लिम हो तुमको नहीं पीटेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बस वहां पे क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, इन आधार पे लोगों को पीटा गया था कि आप लोग क्या हो, बिहार से हो, आप लोग क्या हो, हिंदी बोलते हो, इन कारणों से उनको पीटा गया था। ठीक है, आगे का, निश्चित रूप से यह लोकतंत्र में स्थापित सिद्धांत देश में किसी भी भाग में रहने तथा बसने की स्वतंत्रता के विरुद्ध का व्यापार है। आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 में हम लोगों को दिया गया है, बहुत सारी चीजें अनुच्छेद 19 में दी गई हैं कि हम लोग चाहें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम लोगों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हम लोगों को सभा करने का आज़ादी है, हम लोगों को संगठन बनाने का आज़ादी है, हम लोग को घूमने फिरने का आज़ादी है, हम लोगों को बसने का आज़ादी है, हम लोग को व्यापार करने का आज़ादी है। इतना तरह का आज़ादी होने के बाद भी अगर यहाँ पे हम लोग कहीं घूमने के लिए गए थे या फिर एग्जाम देने के लिए गए थे, तो ये लोकतंत्र में इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए था, जो कि वहाँ के नेताओं द्वारा या फिर कुछ अपना पर्सनल खुद का अच्छाई करने के लिए या फिर खुद का अपना संतोष पूरा करने के लिए इन तरह की चीज़ों को दिया गया था। ठीक है, अब मेनली हम लोग देखते हैं आगे क्या बात करता है आपका। आगे बात करता है आपका मैक्सिको ओलंपिक का। मैक्सिको ओलंपिक में क्या बात करता है आपका, विरोध का रूप नस्ल पर आधारित था। ये याद रख लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ऐसे पूछेगा नहीं। आगे देखते हैं, बेल्जियम में देश के, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ से। बेल्जियम में देश के 69% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं, लगभग 59% के आसपास। याद रखिएगा, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं लोग और लैंग्वेज क्या है उनका, डच है। ठीक है, अब इसका राजधानी का बात करते हैं आपका बेल्जियम का, तो राजधानी है इसका आपका ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेंच। और 20% जो लोग हैं आपका वो क्या बोलते हैं, डच। ठीक है, अब देखो, जहाँ पे लोग फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं तो वहाँ पे तो फ्रेंच लोगों का वर्चस्व होगा, जहाँ पे डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे डच बोलने वाले लोगों का वर्चस्व ज़्यादा होगा। तो इसके कारण क्या होगा, यही कारण है कि दोनों समूहों के बीच में क्या होगा, तनाव बढ़ता जाएगा और ये ब्रुसेल्स हो, फ्लेमिश हो या फिर पूरा बेल्जियम में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके लिए, अब यहाँ पे हो गया विवाद, कौन बात किए थे, द्वंद्ववाद मतलब क्या हो गया, विवाद किसी भी तरह का, दो तरह का थी है। तो एक लोग असंतुष्ट हैं, एक लोगों को पूरा का पूरा संतुष्ट के साथ अपना जीवन जी रहा है, तो इसके कारण जो द्वंद्व देखने को मिलता है, इसके लिए सरकार के द्वारा किया गया कि सरकार के द्वारा कोशिश किया कि इसको हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से क्या कर सके, निपटाया जा सके या फिर निर्धारित किया जा सके। तो इसके लिए क्या किया, बेल्जियम में केंद्र सरकार को अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द किया। यानी कि जो केंद्र सरकार की शक्तियां थी उन्होंने क्या किया, राज्य सरकार को दे दिया। ठीक है, कि आप लोग भी लो कुछ कुछ, यानी राज्य केंद्रीय सरकारें के अधीन नहीं है। वहां पे क्या है, बोला गया कि राज्य सरकार जो है आजाद है, क्या है, आजाद है, उसको किसी भी चीज का जवाब नहीं देना है केंद्र सरकार को। ठीक है, उसके अलावा ब्रुसेल्स में क्या किया गया, दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधित्व वाले ब्रुसेल्स की सरकार अलग है। यहाँ पे क्या किया गया कि दोनों को बराबर कर दिया गया, यानी कि जो फ्रेंच बोलने वाले थे उनकी मंत्रियों की संख्या भी बराबर कर दी गई और जो डच बोलने वाले लोग थे उनकी मंत्रियों की संख्या भी क्या कर दी गई, बराबर कर दी गई। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक काम और किया गया, वो कौन सा काम किया गया, सांस्कृतिक शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोगों को अपने सरकार के चुनाव का सामुदायिक सरकार बनाते हैं। यानी क्या हुआ, यहाँ पे एक तीसरा लेवल भी देखने को मिलता है। तीसरा लेवल कौन सा था, तीसरा लेवल आपका सामुदायिक सरकार था, सामुदायिक सरकार। ठीक है, यानी कोई धर्म का है, कोई भाषा है, तो उसके आधार पे भी वो लोग अपना सामुदायिक सरकार चुन सकते थे। इससे क्या प्रतीत होता है, इससे ये प्रतीत होता है कि बेल्जियम की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया,
जो वहाँ पे द्वंद्व देखने को मिल रहा था, उस द्वंद्व को उन्होंने सत्ता की साझेदारी के हिसाब से उनको समाप्त कर लिया, या फिर जो भी उनके द्वंद्व चल रहा था उनको उन्होंने लिपटा लिया। अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं बल्कि भाषा विभाजन था। क्या था बेल्जियम में? यहाँ पे नस्ल का बात किया है, जाति का बात किया है नहीं। यहाँ पे आधार क्या था आपका? यहाँ पे आधार आपका था भाषा। जो क्योंकि डच बोलने वाले लोगों के बीच में, फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में, जर्मन लोग बोलने वाले के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह देखने को मिल रहा था। बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको विवाद देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब दूसरा बात करता है आपका श्रीलंका का, कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पे है। यानी याद रखिएगा, पहला बेल्जियम, बेल्जियम में विभाजन किस आधार पे है? तो बेल्जियम में विभाजन है आपका भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पर। और श्रीलंका का बात करें अगर, तो श्रीलंका में दो वजह है, एक तो भाषा तो है ही आपका, और दूसरा आपका क्षेत्रीय। ठीक है, भाषा यानी कि सामाजिक इसको ले सकते हैं, सामाजिक आधार इसको ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हो गया श्रीलंका और बेल्जियम का। मगर हम लोग बात करते हैं भारत में। भारत में सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। जटिल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ देखोगे तो पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, आगे देखोगे तो उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, तो इन सब जगहों पे क्या है, आपका संस्कृति में आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखो तो भाषा के भी अंतराल बहुत अलग है। जब आप तमिलनाडु तरफ जाओगे, केरला तरफ जाओगे, तो वहाँ पे मलयालम देखने को मिलेगा, तमिल देखने को मिलेगा, तेलुगु देखने को मिलेगा। जब आप इधर बिहार, यूपी, इन सब जगहों पे आओगे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हुए दिख जाएंगे। कश्मीर जाओगे तो वहाँ पे उनको बोडो, डोगरी, ये सब लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सामाजिक विभाजन बहुत चीज़ों के ऊपर है। हमारे यहाँ सामाजिक विभाजन का जब हम लोग बात करते हैं, हम कितने चीज़ों के बीच में बटे हुए हैं इसका बात करते। पहले तो हम लोग राज्य के रूप में बटे हुए हैं, दूसरा भाषा के आधार पे हम लोग बटे हुए हैं, तीसरा धर्म के आधार पे हम लोग बटे हुए हैं, चौथा जाति के आधार पे बटे हुए हैं, पांचवा एगो और ले लो, उपजाति के आधार पे भी बटे हुए हैं हम लोग। ये मत सोचना कि जाति में उपजाति नहीं है, उपजाति के भी आधार पे हम लोग बटे हुए हैं। ठीक है, सबसे इसमें से सबसे मेन चीज है जाति। जाति के आधार पे जो विभाजन है, ये हम लोगों को अपने बिहार, यूपी, इन सब जगहों पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण समस्याएं भी बहुत अधिक देखने को हमारे यहाँ आपको मिलती हैं। ठीक है, इन सब का समाप्ति किया जा सकता है, उसका एक ही इलाज है, शिक्षा। जैसे ही आप शिक्षित करना शुरू करोगे, जितने लोग ज्यादातर शिक्षित होते जाएंगे, उतने लोग आपके इन सब चीजों में कम पड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, अग्री जाति एवं पिछड़ी जातियों के बीच हितों का टकराव है, ये तो आप लोग देखें। दलित एवं पिछड़ों में अपनी अपनी समस्याएं हैं। बिहार में अभी हाल ही में दलित और महादलित का एक नई पहचान निर्धारित हुई है। ठीक है, इन सब का प्रभाव हम लोगों को लोकतंत्र में देखने को मिलता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका आगे क्या बात करता है। आगे बात करता है आपका, अब हम इन सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, इन विभिन्नताओं को, सामंजस्य एवं टकराव तथा लोकतंत्र में बदलते स्वभाव को, विभाजनों को, राजनीति पर भी विचार करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग पहले देख लिए कि हम लोग का सामाजिक भेदभाव क्या था। ठीक है, अब ये सामाजिक भेदभाव हमारे लोकतंत्र को किस तरह से प्रभावित करता है, लोकतंत्र को किस तरह से प्रभावित करता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या बात करता है, इसमें दो तीन मुद्दा दिया हुआ है। पहला मुद्दा क्या है आपका, अनुच्छेद 19 का बात करता है। तो देखो बाबू, अनुच्छेद 19 में आपको बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जिसमें देखोगे तो अनुच्छेद में आपको कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं
दी गई हैं। अनुच्छेद 19 का पहले हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 थोड़ा सा जब आया है तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 का ये आपका क्या बात करता है? विचार वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 19 का 2 आपका बात करता है शांतिपूर्ण सभा करने का, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है। तीसरा आपका क्या बात करता है? तीसरा आपका बात करता है संगठन बनाने का, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा आपका क्या बात करता है? चौथा आपका बात करता है घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा आपका क्या बात करता है? पांचवा आपका बात करता है बसने की स्वतंत्रता। जहां चाहो वहां जाके बस सकते हो। छठा आपका क्या बात करता है? छठा पहले बात करता था संपत्ति का अधिकार, परंतु अब क्या कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। और लास्ट में सातवां जो है 19 का 7 आपका ये बात करता है व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। इतना तरह का स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। पहला क्या है? विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता। आप जो भी विचार आपके मन में आया है वो किसी को बोल सकते हैं, किसी को कह सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आप सभा भी कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो पूरा इंडिया में जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। मन गया घूमने गए तो वहाँ पे मन लग गया तो आप वहाँ पे रह भी सकते हैं, रहने के साथ आप व्यापार भी वहाँ पे कर सकते हैं। इतना तरह का स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि किताब में क्या बात करता है अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 में क्या बात कर रहा है आपका? देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। वह भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कोई भी वृत्ति व्यवसाय कारोबार अपना सकते हैं। भारत के सभी नागरिकों को ये क्या है? प्राप्त है आपका। ये सारा बात कर चुके हैं हम लोग। ये देखिए यह क्या बात करता है? संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 नहीं बाबू, अनुच्छेद 15 में बात किया गया है कि आप किसी के साथ भी धर्म, वंश, जाति, धर्म स्थान, लिंग, इसके आधार पे आप किसी को भी कहीं जाने आने घूमने फिरने इन सब चीज़ों से रोक नहीं सकते हैं। परंतु जब हम मुंबई का बात किए थे पीछे, तो मुंबई में क्या किए गए थे? मराठियों द्वारा क्या किया गया था? उत्तर भारतीयों के पे मारपीट, ये सारा काम किया गया था, जो कि आपका गलत था, ये आपका सही नहीं था। ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा टॉपिक के बारे में। आपका दूसरा क्या बात करता है? मुद्दा नंबर 1 हो गया, जो कि आपका, जबकि हमारे संविधान में दिया गया है कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बस सकते हैं, फिर भी मुंबई में जो काम हुआ वो आपका गलत हुआ था। ठीक है। दूसरा क्या बात करता है? मुद्दा नंबर 2, अगर संविधान के अनुच्छेद 19 में के छत्र छाया में किसी नगर या कस्बे में अथवा गति के बाहर गतों का आगमन होता है तो नगर एवं कस्बे में जनसंख्या चरित्र बदल जाएगा, इससे तमाम तरह की विकृतियां पैदा होगी। इस या नगर के स्थानीय नागरिकों का आर्थिक स्रोत का ध्वंस हो, फलतः उनका अस्तित्व संकट में हो जाएगा। अब अनुच्छेद 15 के बारे में ये क्या बात कर रहा है? अनुच्छेद 15 में बोला गया है कि आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब आधार पे अगर कोई भेदभाव नहीं करोगे तो मान लो, ये मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है बिहार का। जैसे मान लो कि बिहार एक एग्जांपल में ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं किताब को। तो बिहार से आदमी गया आपका मुंबई, ठीक है। अब मुंबई गया, वहां पर रह गया, तो वहां का जो भी संसाधन होगा उसका इस्तेमाल कौन करेंगे? बिहार वाले लोग जाएंगे, तो बिहार वाले लोग भी वहां के संसाधन का उपयोग करेंगे। अब वहां के संसाधन का उपयोग जब हम लोग करेंगे तो इसके कारण वहां पे मराठियों को, महाराष्ट्र वाले जो लोग हैं आपका, उन लोगों का संसाधन में कमी देखने को मिलेगा। इसके लिए क्या है? ये सारी चीजें आपको बाद में समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। इसी के कारण क्या है आपका, उनका खुद का अस्तित्व भी संकट में आ सकता है। ये तो उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपेक्षा उनके स्थानीय हितों पर चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं है किया गया तो मुंबई, दिल्ली या कोलकाता के अलावा अन्य नगरों में नागरिक सुविधा चरमराने लगेगी और विभिन्न समुदाय के बसते हुए
वैमनस्य पैदा होने लगेगा। निश्चित रूप से लोकतंत्र के पावर सिद्धांत के विरुद्ध राजनीति लाभ के लिए देश के सहिष्णुता अखंडता की विचारधारा को चकना चूर कर देगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें मेनली हम लोगों को याद रखना है अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 आपका क्या बात करता है? जाति, लिंग, धर्म, इन सब के बारे में आपका बात करता है कि इन सब के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा दिया हुआ है आपका, जाति और नस्ल समान नहीं होते हैं, ये याद रखना। जाति आपका क्या है? जाति आप लोग जैसे बोलते हो कि हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये जाति होता है। मगर नस्ल अलग चीज है बाबू। नस्ल क्या है आपका? काला हो गया, गोरा हो गया, चितकबरा हो गया, ये सब आपका नस्ल है। ठीक है, क्यों अलग है? क्यों? क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है। जाति का आधार कैसा है आपका? सामाजिक है। और नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय होता है। नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय करने का मतलब समझते हो? ये जाति आपको पता है कि आप अगर यादव घर में जन्म लोगे तो आप यादव कहलाओगे। ठीक है, मगर नस्ल क्या है? नस्ल आपको पता नहीं है, कि आप नहीं जानते हो, ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। यानी ये जैविक प्रक्रिया है, इसमें आपको नहीं पता चल सकता है कि आप काला होगे कि गोरा होगे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जातीय शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना तो ठीक माना जा सकता है। ये तो मेरा मत है कि कार्लेस और नॉर्मन के नस्ल विरोध में ओलंपिक समारोह करना उसके विवेक को नहीं माना जा सकता, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं आपका। 4 नंबर क्या बात करता है? 4 नंबर आपका क्या बात कर रहा है? टॉपिक नंबर 4, नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है, यह जाति की तरह ही काफी हद तक समाज शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण जो लोकतंत्र में द्वंद्व का एक विसंवादकारी तथ्य है। इसमें कुछ उतना इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है। आगे देखते हैं इसमें।